देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। सोनू सूद एक बार फिर से मेरे साथ न्यूज 24 पर जुड़ गए हैं। आपको याद ही होगा जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तब मजदूरों के मसीहा बन गए थे सोनू सूद। कैसे उन्होंने लाखों मजदूरों को उनके घर पहुंचाया था और भी कई तरह से मदद की थी। इस बार गरीबों की ही नहीं बल्कि कोरोना मरीजों और कोरोना पीड़ितों के परिवारों के मसीहा बन गए हैं सोनू सूद। वैसे तो बहुत सारे फरिश्ते सोशल मीडिया पर इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन सोनू सूद जो काम कर रहे हैं उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर सोनू सूद आपका। मुझे उम्मीद है आपकी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक होगी और आप 24 में से 18-20 घंटे कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे होंगे। ठीक कह रहा हूं मैं? थैंक यू सो मच मानिक भाई फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बड़ा अच्छा लगता है हमेशा जब भी आपसे कनेक्ट करता हूँ। पर बिल्कुल आपने ठीक बोला। पहली दफा दिन में लगा कि 24 घंटे कम होते हैं, शायद 2-4 घंटे और ज़्यादा होते तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते। बट अच्छा लगता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना रेस्ट करने का समय मिलता है, पर आई थिंक लोगों की खुशियाँ और उनकी ज़रूरतें होती हैं वो आपको हमेशा चौकन्ना रखती है और आपको अच्छा लगता है उनसे बात करना। ओके, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि ये पीक जो है कोरोना की ये जा रही है या अभी भी बस थमी हुई है और बढ़ेगी, क्या बुरा समय निकल गया। और मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जमीन पर काम कर रहे हैं। आपके पास जो रिक्वेस्ट आ रही हैं मदद की, क्या वो कुछ कम हुई है क्या, जिससे हम कुछ आइडिया लगा सकें कि शायद बुरा दौर निकल गया? कम जरूर हुआ है मानिक भाई। मुझे करीबन 40 से 42 हज़ार रिक्वेस्ट आ रही थी 5 से 6 दिन पहले। वो अभी मैं कहूँगा मेरे पास एटलीस्ट 50% कम हुई हैं। वो बेड्स की ज़्यादा रिक्वेस्ट होती थी और ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वेस्ट होती थी। काफ़ी हद तक अभी वो कंट्रोल आया है, लेकिन जो डिमांड का जो एरिया है वो बदलता जा रहा है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा था पहले, अभी बेंगलोर में बहुत ज़्यादा है, अचानक उत्तराखंड में ज़्यादा शुरू हो गया, यूपी में बहुत ज़्यादा था, अभी भी है, थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। और चेन्नई में, आंध्र और तेलंगाना में अभी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अनुमान लगाता हूँ कि जो वेव है वो कम ज़रूर हो रही है, गई नहीं है, लेकिन जाते जाते जो नुकसान कर रही है, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत छोटी कम उम्र के लोग हैं। मैं अभी आपसे ज्वाइन करने से पहले मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, जमशेदपुर से पेशेंट्स है, आईआईटी के अकोला से 24 साल का लड़का है जिसको लेकर आना है। तो जो यंग जनरेशन है वो लेटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी ये ब्लैक फंगस जो है वो नया एक बीमारी शुरू हो गई है, अचानक लोगों की दौड़ उसके लिए लग गई है। तो मैं सबसे कहना यही चाहूँगा कि कम जरूर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आपकी सतर्कता है उसको आप कम करें और इसको आसानी से लें। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि एक टाइम था जब ये कोरोना अपनी पीक पर था, दूसरी लहर में, सेकंड वेव में, तब आपने 18-19 अप्रैल के आसपास ये कहा था कि मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूं और ना बेड मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। ऑक्सीजन की तो बहुत ज्यादा मारामारी थी। कम से कम वो बुरा दौर तो आप निकल गया ना, इतना तो आप कम से कम कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। बिल्कुल सर, कम जरूर हुआ है, निकला नहीं। मैं बोलता हूँ कि पहले अगर एक बेड अरेंज करने में मुझे कई बार 5-6 घंटे लगते थे, मल्टीपल फोन कॉल्स करने में, तो अभी शायद 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, या फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है कि अगर दिल्ली का कोई मरीज हो तो हम लोग उसको गाजियाबाद, फरीदाबाद, एनसीआर की तरफ शिफ्ट करते तो मिल जाता है बेड। उतनी मारामारी नहीं है। आईसीयू बेड्स की अभी भी तकलीफ है, आईसीयू बेड्स थोड़े से मुश्किल हैं। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप 10 दिन पहले की बात करें और अभी बोले तो एटलीस्ट 50% जो है वो कम हुई है लोगों की डिमांड। ओके, क्योंकि याद है, मेरे पास है आपका वो ट्वीट, आपने लिखा था 570 बेड्स की रिक्वेस्ट आई, आप 112 अरेंज कर पाए। रेमडेसिविर की 1477 रिक्वेस्ट आई, आप 18 मैनेज कर पाए। यस, वी हैव फेल्ड, सो इज आवर हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब ये मानने में अब हमें कोई हिचक होनी नहीं चाहिए ना। एक हिंदुस्तानी होने के नाते अपनी गलती, अपना फेलियर स्वीकार हमें कर लेना चाहिए ना कि हम फेल हो गए। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारा सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सब फेल हो गए। देखिए सर, जब आप फेल होते हैं तभी आप पास करने के लिए और मेहनत करते हैं। जब क्लास में नंबर कम आते थे तो माँ बाप बोलते थे और पढ़ाई कर, अगली बार और बेहतर नंबर आएंगे। अगर माँ बाप सिर्फ पीठ थपथपाते और बोलते कि नहीं यही नंबर बहुत है, तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई जो स्टूडेंट है वो एक्सेल कर पाता। फेल हुए हैं वो हम सब जानते हैं, मानना भी पड़ेगा फेल हुए हैं, लेकिन
जो इससे हमने पाठ जो सीखा है वो बहुत महंगा सीखा है। बहुत परिवार ख़त्म हो गए हैं, बहुत यंगर जनरेशन ख़त्म हो गई है, तो बहुत कॉस्टली हमने सीखा है ये पाठ। लेकिन अगर हम सीख कर आने वाली अपनी जो पीढ़ी है उसको अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम दे पाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। हम अपने जीडीपी में सिर्फ 1 या 2% जो खर्चा करते थे हेल्थ केयर पे, मुझे लगता है 8 से 9% करना पड़ेगा। तो अगर हम वो कर पाएँ और आने वाली पीढ़ी को दे पाएँ तो कम से कम आने वाली पीढ़ी ये ज़रूर कहेगी कि उस दौर में कोरोना आया था, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा बदलाव लेके आए हेल्थ केयर में कि आज देखिए कि देश में, दुनिया में माना गया है हिंदुस्तान के हेल्थ केयर। तो वो बहुत बड़ी सीख हम सबको लेनी है और सरकार को भी लेनी चाहिए। ठीक है, ये आपने लॉन्ग टर्म बताया। अगर इमीडिएटली, क्योंकि अभी भी ये क्राइसिस खत्म नहीं हुआ है, अगर इमीडिएटली आप 2-3 चीजें गवर्नमेंट से कहना चाहें कि करनी चाहिए, जैसे मुझे पता है आपने एक डिमांड की थी कि कम से कम अंतिम संस्कार जो लोगों का होता है उसको फ्री कर देना चाहिए, उस तरह से कुछ और चीजें आप सजेस्ट करेंगे सरकार को कि ये इमीडिएटली फौरन कर देनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला था कि मैं बहुत सारे परिवारों से जुड़ा हुआ था, तो उनके बच्चे जो थे उनके माँ बाप चले गए। बहुत सारे मैं परिवार जानता हूँ जिन्होंने पूरे के पूरे परिवार नहीं रहे। मैं दादा दादी खत्म हो गए, माता पिता खत्म हो गए, एक भाई चले गया, एक बहन चली गई, एक भाई जो है वो क्रिटिकल आईसीयू में। ऐसे परिवार, मैं कहता हूँ कि अगर वो बच भी जाएंगे वो जिएंगे कैसे? किस पे रोए? माँ पे रोए, बाप पे रोए, बहन पे रोए, किस पे रोए? तो ये वो कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएंगे। मैं आपको रात को एक किस्सा बताता हूँ। देहरादून में हम लोग, मैं एक पेशेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लड़की, उसके मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई और वो डिप्रेशन में चल गई और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो अकेली रहती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे लेकर अस्पताल में आए। कल रात को मैक्स हॉस्पिटल में बोला अभी भी क्रिटिकल है। तो वो बच्चा जी ही नहीं सकता क्योंकि उसका परिवार खत्म हो गया। तो अगर उस चीज़ को कम से कम मुझे लगता है कि एक मैसेज देने के लिए, पॉजिटिव दुनिया में मैसेज देने के लिए, कि जितनी बच्चे किसी ने भी अपने माँ या बाप खोए हैं, उनकी एजुकेशन की फैसिलिटी या फिर एक तरह का पेंशन टाइप का उस परिवार को मिलना बहुत ज़रूरी है। आज ही हमें उसके बारे में अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि आप कोई भी क्लास का बच्चा हो, वो प्राइवेट में हो, सरकारी स्कूल में हो या हायर स्टडीज कर रहा हो, उसकी एजुकेशन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ये मैंडेटरी लॉ होना चाहिए इस देश के अंदर। और मुझे लगता है, मैंने कल कहीं पढ़ भी रहा था कि मध्य प्रदेश में उन्होंने अनाउंस किया है, जम्मू कश्मीर में अनाउंस किया, और रात को 10 साढ़े 10 बजे देखा कि छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने बोला है कि हम बच्चों की एजुकेशन फ्री करवाएंगे जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, और उनको पेंशन भी मिलेगा। तो 3 स्टेट्स ने किया। मुझे लगता है पूरे देश में बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इसको होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आज होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि अंतिम क्रियाक्रम के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों की मदद करना चाह रहा था, और मैं जब उनकी मदद करके उनको बेड्स भी दिलाया, या कई लोगों को मैं नहीं भी दिला पाया, उन्होंने यही बोला कि सर अभी कम से कम आप हमें उनकी अंतिम जो क्रियाक्रम है उसके लिए आप मदद कर दें सर, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या हमें मिल नहीं रहा। तो बड़ा दिल दुखता था कि ये तो वो लोग हैं जो मुझ तक पहुंच पाए, पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आप तक नहीं पहुंच पाए, और उनका क्या होगा। और हमने देखा भी है कि किस तरह बॉडीज को हमने गंगा में बहते हुए देखा है, लोगों को ऐसे दबा दिया गया है। तो ये दिल कहीं ना कहीं पूरे देश का जो है दुखता है, टूटता है। उसका जो हम तुरंत जो मरहम लगा सकते हैं वो ये है कि आप क्रियाक्रम कहीं पे भी जाएं, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये मुझे लगता है, ये छोटी छोटी चीज़ें, फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है सरकार को, लेकिन देश में एक लहर जरूर आएगी कि हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है, कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। वो बोलते ना कि सर जो ज़रूरत में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये और चाह रहा हूं हमारे दर्शकों के लिए, आप बताइएगा कि आपने इस 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना में जो ये क्राइसिस आया है देश पर, इसमें आपने क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई है? मैं ये जानना चाहता हूं कि लोगों ने किस किस तरह की मदद आपसे मांगी है। आपने, मुझे पता है कि ऑक्सीजन का एक पूरा जो एक सिस्टम है, पूरा प्लांट वो फ्रांस से भी मंगाया था, तमाम तरह की मदद आपने की थी, लेकिन किस किस तरह की डिमांड्स आ रही थी आपके पास? तो मैंने ना एक हमारा डाटा बनाया था मैंने कि पूरा कितना 40% ऑक्सीजन था, 40% ऑक्सीजन का डिमांड था, 30 to 35% बेड्स से। तो आप ये सोचिए 75% ऑक्सीजन और बेड्स के अंदर ही दुनिया घूम रही थी हमारी। बाकी जो थे उसमें इंजेक्शन से लोगों को रेमडेसिविर की तकलीफें थी, टोसिलिजुमैब, ये सब जो इंजेक्शन हैं वो मिलते नहीं लोगों को, बड़ी मुश्किलें थी। तो ये था, पर मैक्सिमम जो 75% लोगों की थी वो बेड्स और ऑक्सीजन की जंग लोगों की लगी। तो बड़ा मुश्किल होता, अस्पतालों में 600-700 लोगों की वेटिंग चलती थी। तो वो एक बड़ा मुश्किल होता था कोऑर्डिनेट करना कि कैसे भेजा जाए। और
कई लोग अस्पतालों के बाहर पूरी पूरी रात बिताते थे और पूरी पूरी रात हमें उनसे टच में रहना पड़ता था कि सुबह आपको बेड मिल ही जाएगा। तो ये तकलीफें ज़रूर थी और हमने कहीं ना कहीं देखा है सर कि डॉक्टर्स ने और इन लोगों ने बहुत मेहनत करने की कोशिश की और बचाने की कोशिश की और अभी भी लगे हुए हैं। मैं कई बार आधी आधी रात को उनको फ़ोन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कोशिश सब लोग कर रहे हैं, पर रिसोर्सेज उतने उनके पास है नहीं है। अगर बेड्स नहीं है तो नहीं है। अभी एक्मो मशीन्स के लिए लोग पूरा देश भाग रहा है, यंग जनरेशन्स की को चाहिए अपने लंग्स बचाने के लिए और नहीं मिल रही। कोई गिनती की मशीनें हैं वो। मैं 5-6 लोगों को हेल्प कर पाया हूँ दिलाने में। तो हम लोग, मैं भी जब मैं एज एन इंडिविजुअल सीख रहा हूँ, मुझे लगता है देश भर में सब लोग सीख रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन सीख रही होंगी या जो भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो सीख रहे होंगे। तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है सर कि आने वाले दिनों में किसी को तकलीफें ना हो और कोई बेटा या कोई बाप ये ना सोचे कि मैं अपने बच्चे को या अपने माँ बाप को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दे पाया इसके कारण वो चल बसा। और बोलेंगे तो बहुत सारे लोग, बट ये मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात हुई है कि माँ बाप और बच्चे अपने एक दूसरे को बचा नहीं सके सिर्फ ऑक्सीजन और बेड के लिए, जो उनका हक था। हाँ, और जाहिर है सोनू, जो आपने पिछले साल किया था लोगों की मदद, उसी का ये नतीजा है कि आज आप एक बार फिर से जिनकी मदद की थी उन्हीं के जरिए और लोगों की मदद कर पा रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया नेटवर्क आपने ये बनाया है। लेकिन आपके लिए भी एक मुश्किल टाइम आया था जब आप खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उस दौरान का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? अरे भाई, जब मैं कोविड पॉजिटिव हुआ तो सिर्फ एक ही था कि परिवार महफूज रहे, उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। लेकिन उस समय मैं ज़्यादा काम कर पाया था क्योंकि मैं निकलता ही नहीं था और 24 घंटे में फ़ोन पे था। 20-22 घंटे मुझे लगते थे, क्योंकि रात को जो रिक्वेस्ट होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। लोगों को मदद नहीं मिलती तो डेस्परेटली इधर उधर भागते हैं। कोई फ़ोन नहीं लगा पाता या अचानक तबीयत ख़राब होगी तो मुझे ही फ़ोन करते थे। तो मैं ज़्यादा एक्टिव था, ज़्यादा काम कर पाया, ज़्यादा लोगों तक जुड़ पाया, ज़्यादा मदद दे पाया। पर मैंने एक चीज़ ज़रूर ठान ली थी कि मैंने पहली लाइन में बोली थी कि कोरोना की ऐसी की तैसी, अगर हो गया तो मैं अपना मनोबल टूटने नहीं दूंगा कि यार मुझे हो गया, मैं क्या करूं, मैं रेस्ट करूं। तो मैं सबको यही बोलता हूं, जितने लोग हैं, कि आप अपना अंदर से मजबूत रखिए। मैं बड़े लोगों से बात करता हूं और उनके दिल टूटे होते हैं अस्पताल में, क्योंकि जब वो जाते हैं अस्पताल में सर, उनको पता नहीं कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो जाना नहीं चाहते उस डर के। मैं अपने परिवार के साथ रहूं, मैं देख लूं उनको। मैं आपको कल एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं सर। मैं कल नहीं, परसों की बात है, मैं बेड ढूंढ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने दिल्ली में एक बेड पता लगाया और तभी किसी का एक मैसेज आया एक लड़की का कि मेरे फादर बहुत सीरियस है, ऑक्सीजन लेवल 75-77 हो गया, आप प्लीज़ बेड दिला दीजिए। और मैंने वो जैसे ही देखा, मुझे लगा कि शायद इसी के लिए मुझे बेड मिला और मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया और उसकी आवाज़ के अंदर रोते रोते एकदम खुशी की लहर आ गई कि मैं आपने मेरे फादर के लिए किया। और वो फादर जाने के लिए रेडी नहीं था हॉस्पिटल में। उसकी वाइफ गिड़गिड़ा रही है कि आप चले जाएंगे, सोनू सूद जी का फ़ोन आया है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं मर जाऊंगा, घर पे मरूंगा, लेकिन अस्पताल में नहीं मरूंगा। तो ये लोगों की थॉट है। मैंने उनसे बात किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ठीक ठाक घर पे वापस लेके आऊँगा, पर लेकिन आप जाइए ज़रूर। लेकिन हमारे घर उनके अंदर इतना डर है कि उनको लगता है कि मैं चले जाऊँगा तो मुझे तो परिवार वालों को बॉडी भी नहीं दी जाएगी अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए, शायद मुझे सीधा भेज दिया जाएगा। तो जो डर और पैनिक है ना, वो कम से कम मुझे लगता है 30 से 40% लोगों को वो खत्म कर रहा है। तो आपको डर और पैनिक से बाहर निकलना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को। ठीक होने के बाद मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो आपको ताज़ जिंदगी मुझे लगता है करनी पड़ेगी जब तक सब चीज़ें ठीक नहीं होती। आराम मत होने दीजिए, इसको ढील मत हुई है। जहाँ ढील बोलते हैं ना कि जहाँ आँख हटी दुर्घटना घटी, तो वही वाला काम है। जहाँ आपने थोड़ी सी ढील बरती, नुकसान हो जाएगा और सिर्फ आपका नहीं पूरे परिवार का हो जाएगा, जो हमने देखा भी है। तो अब प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान रखिए, वैक्सीन लगवाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वैक्सीन लगवाया शायद इसलिए शायद जल्दी ठीक हो पाया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम मिलजुल कर इस देश को और अपने परिवार वालों की रक्षा कर सकें। आपने गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, जिनकी पहुंच नहीं है, जिनके पास बहुत पैसे नहीं है, उनकी तो मदद की ही, लेकिन आपने बहुत नामी गिरामी लोगों की भी मदद की है। और मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं तो जिससे लोगों को पता चले कि इस महामारी में कोई अछूता नहीं रहा, हर कोई संघर्ष कर रहा था। ट्विटर पे जैसे मैं देख रहा था, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और भी कुछ एक जाने माने लोग थे जो कुछ अगर डिमांड्स ला रहे थे, रिक्वायरमेंट ला रहे थे, आप मदद कर रहे थे। तो आपके पास क्या समाज के हर तबके के लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, जिनमें बड़े बड़े लोग भी थे? सर सबकी आ रही थी रिक्वेस्ट मुझे। मैं कई बार मिस भी हो जाता है तो मुझे फटाफट लोग फ़ोन करते कि अरे देखा उसने किया ट्वीट, उसको बचाओ यार जल्दी। तो दौड़ धूप के करना पड़ता है। इस वेव में सर कोई नहीं छूटा। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग
मैं मतलब बड़े से बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूँ, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे बेड्स के लिए, परिवार वालों से मिलने के लिए। इतने डायनामिक ऑफिसर्स, सर मैं आपको बता नहीं सकता कि टूट जाता है सर इंसान। मुझे लगता है कि जब वो समय आता है तो आपकी जो पूरी शक्ति होती है वो ना निचोड़ लेता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या करो, किधर रास्ता करो। मैं कई ऑफिसर्स मुझे उनके मैसेजेस आते थे कि सर आप मुझे बेड दिला दीजिए हमारी फैमिली में। तो मैं तो बोलता सर मुझे आपको फ़ोन करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप मुझे दिलाओगे, मैं कहाँ से दिलाऊंगा बेड। बट वो बोलते नहीं, तुझे मिल जाएगा, तू थोड़ा दौड़ धूप कर। और मैं दिला भी पाया। जब उनको बेड्स या मिल पाते थे तो वो आगे और बोलते थे यार कहीं नहीं मिल रहा, सोनू को फ़ोन कर, मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुआएं भी थी जो काम कर रही थी। मैं क्योंकि बड़ा रिलीजियसली लगा था। और मैं कई बार आपको कल बैंगलोर का मैं आपको बता रहा हूँ किस्सा था परसों का, कि परसों का किस्सा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया। ये दूसरी बार हुआ बैंगलोर के अंदर। हमने पहले भी एक बार 22 लोगों की जान बचाई थी, उसमें 2 लोगों की डेथ हो गई थी आरक हॉस्पिटल के अंदर। रातों रात पूरी रात हमें ऑक्सीजन उनको देना पड़ा। और कल भी जो परसों ऐसा हुआ कि 30 मरीज थे और पैनिक कॉल आया कि आप कैसे भी ऑक्सीजन सर करवा के दीजिए। तो रात भर टीम लगी रही, पुलिस वाले थे वहाँ के लोकल, वो बेचारे लगे रहे। तो हमने ऑक्सीजन सबको ला के दिया सिलेंडर, और हम लोग 30 लोगों को बचा पाए। कल चेन्नई से मुझे फोन आ गया कि सर आप बचाइए, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। तो मैं हेल्पलेस हो जाता हूँ। मेरे पास कुछ जरिया नहीं है कि मेरा ऑक्सीजन का कुछ है कि मैं भर भर के भेजता हूँ, ऐसा नहीं है। पर मैं लगा रहता हूँ, मैं 24 घंटे नेटवर्किंग कनेक्शन कहाँ पे पड़ा होगा, कहाँ पे शाम को अवेलेबल होगा, कहाँ रात को अवेलेबल होगा, मैं टच में रहता हूँ, खुद रहता हूँ मैं टच में। तो इतना मतलब दिमाग में इतना डाटा घूम चुका है कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं फोन करने लगता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मैं किसको फोन करने वाला था, और फिर रखता हूँ। तो आई थिंक ये 24/7 जॉब है। मेरे को बड़े कई मेरे कलीग्स हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास 24 घंटे तो जुड़िए, 2 घंटे के लिए मत जुड़िए। सो इट्स अ फुल टाइम जॉब सर। ओके सोनू, एक चीज और, क्या आप भी कभी टूटे क्या इस लड़ाई में? कभी आपको भी रोना आया? अपने चारों तरफ डेथ, इतना डिस्ट्रक्शन, इतना पेन, इतनी ट्रेजेडी, ये सब देखकर नदी में लाशें बह रही हैं, हर तरफ चिताएं हैं, शमशान में जगह नहीं है, लोग रो रहे हैं, हाहाकार हो रहा है। आपको भी रोना आया? अकेले में रोए आप? अकेले नहीं, मैं सर सामने भी रो पड़ता हूँ। मेरा दिल रोज टूटता है सर। मैं जब लोगों को बेड्स दिलाने की कोशिश करता हूँ, मिल जाते हैं, फिर वो नहीं बचा पाते, तो टूटता है। आपको लगता है कि ये क्या हो गया। मैं एक पेशेंट थी भारतीय, उनको बाय एयरलिफ्ट करवा के मैं नागपुर से हैदराबाद लेके गया था। 20-25 दिन हमने उसको एक्मो मशीन पर रखा। चांसेस नहीं थे, डॉक्टर ने बोला था, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि अगर 10% चांसेस हैं, हम कोशिश करेंगे बचाने की। हम नहीं बचा पाए तो दिल टूटा, हर रोज़ टूटता है सर। मैं रात को परिवार वालों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आज देखिए मैंने आपके बच्चों को या आपके परिवार फैमिली को, हस्बैंड को मैंने बेड दिला दिया है। मैं प्रे करूँगा और हम इनको ठीक करके घर लेके जाएंगे। और सुबह पता चलता है कि वो नहीं रहे तो दिल टूटता है। मैंने अनेक भाई कभी बोला नहीं, लेकिन मुझे ये जितना मैंने दुख देखा है पिछले कुछ दिनों में, 1-on-1, मैं उन लोगों से शायद मिला नहीं हूँ, लेकिन फ़ोन पे बात करके उनकी बिलखती हुई आवाज़ें सुन के, डेस्परेट वॉइसेस जो मेरे कानों में आज भी बजती हैं, मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप नहीं है सर। मैं हमेशा नाराज़ रहता था भगवान से कि मेरे माँ बाप नहीं है, और क्यों ऐसा किया। काश वो देख पाते सब जो मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी में, और मैं थोड़ा उनके साथ समय बिता पाता। लेकिन इस दौरान जो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि ठीक बहुत टाइम से पहले चले गए। वो अगर ये देखते और मेरे साथ ऐसा अगर होता कि मैं अपने माँ को या अपने फादर को ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहा हूँ, या मैं उनको बेड नहीं दिला पा रहा हूँ जो मैं उनको दिलाना चाहिए, तो मैं बहुत टूट जाता था। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, वो सही समय पे चले गए, ये देखना नहीं पड़ा। मैं उन बच्चों के लिए बहुत मुझे दुख होता है जो डेस्परेट होते हैं, रोते हैं मेरे सामने सर कि बचा लीजिए मेरे पेरेंट्स को। मुझे खुद दिखता है अपना आप, मुझे अपना दिखता है उसके अंदर कि यार मैं भी शायद बिलक के रो रहा हूँ कि मेरे बाप को बचा लीजिए, मेरे मदर को बचा लीजिए। तो ये समय बहुत मुश्किल है सर, कठिन है। और मैं बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से समय कटे, और जिस गति से हम लोगों ने अब बहुत अच्छे और यंग परिवारों को खोया है, वो कहीं ना कहीं बंद हो गया सर। ठीक है, आखिरी सवाल सोनू आपसे मेरा। आपने कहा था कि लोगों की मदद करना, उनके लिए बेड, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, ये सब अरेंज करना एक 100 करोड़ की फिल्म में शामिल होने से भी बेटर है। तो मैं एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना चाहता हूं ये इंटरव्यू। वो फीलिंग कैसी होती है जब किसी की जान बचा लेते हैं सोनू? सर कमाल है। मैं 18-20 साल पहले मुंबई आया।
करीबन 80-90-100 फिल्में कर भी ली होंगी, बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, कई 100 करोड़ की फिल्में होंगी। एकदम छोटा लगता है सर, सब नकली लगता है कि ये पर्दे पे हम लोग एक्टिंग करते हैं। एक्टर, मुझे लगता है कि रियल जिंदगी में भी वो सब एक्टिंग ही दिखता था। सच्चाई नहीं है, वो प्रोफेशन है, करना पड़ेगा, वापस भी करेंगे शायद। पर जो ये खुशी है, जब आप एक अनजान इंसान को जब बस पे चढ़ाते हैं और आपको लगता है कि अपने परिवार वालों से मिल पाएगा, जब आपको किसी को खाना देते हैं जिसको जरूरत होगी, जब आप किसी को बेड दिला पाते हैं, किसी को ऑक्सीजन दिला पाते हैं, किसी को वो दवाई दिला पाते हैं जिसके कारण वो शायद बच गया हो, उसकी जो खुशी और जो उसकी आवाज़, जो उसको वॉइस नोट्स मुझे रोज़ भेजते हैं, हर सुबह उठता हूँ मैं, वॉइस नोट्स मुझे भेजते हैं कि आज हम परिवार में एक साथ बैठे हैं, क्योंकि आप नहीं तो शायद हम लोग नहीं रहते हैं, हम टूट गए होते। उसकी खुशी, उससे बड़ी कुछ नहीं है सर। मेरे पास बड़े स्क्रिप्ट्स आए फिल्मों के, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। मेरे डायरेक्टर्स रोज़ बोलते हैं कि पढ़ ले, थोड़ा सा टाइम निकाल, 1 घंटा देख ले। मेरी इच्छा ही नहीं करती सर, मेरा ध्यान ही उधर लगा रहता है। मैं रात को भी 3 बजे मैसेज चेक करता रहता हूँ, कोई ज़रूरत वाले मैसेज तो नहीं, कहीं मैं बंद करके सो जाऊँगा तो वो ऐसा तो नहीं कि अपनी जान गंवा देंगे। तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मदर बोला करते थे सर कि तेरी कामयाबी तब है जब तू किसी अनजान चेहरे पे खुशी ला पाए उसकी मदद करके। तो मैं उसका मायने अब समझा हूँ सर, और मुझे लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि देश को और हर देशवासी को हमारी ज़रूरत है सर। क्या बात है, क्या बात है। सोनू, बहुत सारे इंटरव्यूज किए मैंने आपके साथ, लेकिन आज वाकई आपकी बातें दिल को छू गई, कुछ भावुक भी कर रही थी, लेकिन आपने जो ये आखिरी जवाब दिया उससे वाकई मुझे लगा कि आप जैसे लोग जब तक हिंदुस्तान में हैं, जो औरों के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी लगाने को तैयार हैं, तब तक हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सोनू। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं करते रहिए। मैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।